हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपको तो पता ही होगा कि हम लोग मानव कौल जी की किताब अंतिमा का विमोचन कर रहे हैं और ये इस क्रम में हमारा चौथा एपिसोड है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देर रात एक आहट से नींद खुली। कितना बज रहा है? आज दिन कौन सा है? मैं कहाँ हूँ? वक्त देखने गया और खुद को रोक कर पीठ पर पसीने की बूंद को बहता महसूस किया और एक विश्वास सा हो गया कि 3:10 ही हुए होंगे। मैं सोफे पर उठकर बैठ गया। एक हल्का हवा का झोंका मेरे कानों के पास से गुजर गया। मुझे लगा कि वर्मा मैडम आस पास ही हैं। बिना वक्त जाया किए अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। वर्मा मैडम ने अपना सवाल फिर से दोहराया और वह आंखें फाड़ उनको घूरता रहा। वर्मा मैडम ने चौक फेंक कर मारी जो सीधा उसके सिर पर लगी। तब उसका मुंहपास टूटा। तब तक पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। वर्मा मैडम चलकर उसके पास आईं। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित मैडम। लगी तो नहीं? वर्मा मैडम ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या नहीं लगी? रोहित ने पूछा। पीछे से एक लड़के ने चिल्लाया, पेशाब। और पूरी क्लास हंसती। वर्मा मैडम ने डांट कर सबको चुप कराया। रोहित ने अपना सिर नीचे कर लिया। वर्मा मैडम ने रोहित के सिर पर हाथ फेरा और उसे सॉरी कहकर वापस क्लास को पढ़ाने में लग गई। पहली बार गांव में किसी टीचर ने उसके स्टूडेंट को सॉरी कहा था। इस बात का किस्सा बहुत वक्त तक स्कूल में गूंजता रहा। रोहित क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने वाले उन बच्चों में से था जो हमेशा क्लास में अदृश्य रहना चाहते थे। पर इस किस्से से सब लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे थे, खासकर बाकी शिक्षक। उसे क्लास में खिड़की के बाहर देखना सबसे अच्छा काम लगता था। पर अब उसे पूरे वक्त अपने टीचर को देखना पड़ता था। हर बात पर उससे सवाल कर लिया जाता। वर्मा मैडम को चाक मारने का गिल्ड था, सो वह रोहित से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने लगी थी। मतलब रोहित पर ज्यादा ध्यान था उनका, जिससे रोहित पूरे वक्त असहज रहने लगा था। उसका स्कूल में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन वह शाम को अपनी पतंग लेकर छत पर गया तो देखा बगल वाली छत पर वर्मा मैडम चाय पी रही हैं। उसकी पतंग हवा में थी। वह उसे छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। वह जल्दी जल्दी अपनी पतंग उतारने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, अरे रोहित, तुम यहाँ रहते हो? जी मैडम, गुड इवनिंग। रोहित अपनी पतंग उतार चुका था। अरे पतंग क्यों उतार ली? उड़ाओ। नहीं, हो गया बस। रोहित अपना मांझा और पतंग समेट ही रहा था कि वर्मा मैडम अपनी छत से कूदकर उसकी छत पर आने की कोशिश करने लगी, पर दो दीवारों के बीच अटक गई। अरे मैडम, रुकिए, मैं आता हूँ। रोहित कूदकर उनकी छत पर गया और उनके हाथ से चाय का कप लेकर नीचे रखा और अपना हाथ उन्हें दिया। वर्मा मैडम वापस कूदकर अपनी छत पर आ गई, पर जैसे ही वह कूदी थी, रोहित की निगाह उनकी छाती पर गई। उन्होंने ब्रा नहीं पहनी हुई थी। वर्मा मैडम ने देख लिया था रोहित को उनकी छाती को घूरते हुए। रोहित ने तुरंत सिर नीचे किया और अपनी छत की तरफ जाने लगा। तुम चाय पीते हो? वर्मा मैडम ने पूछा। हाँ, पीता हूँ। नहीं, पर ज्यादा नहीं, बस सुबह और शाम को। वर्मा मैडम को हंसी आ गई। तो शाम की चाय पी ली? नहीं, बस वही पीऊंगा नीचे जाकर। रुको, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे और एक चाय पीने की इच्छा है। रोहित के जवाब का इंतजार किए बगैर वह नीचे चाय बनाने चली गई। रोहित को डर था कि वह यहाँ भी उससे सवाल करेंगी जिनके जवाब उसके पास नहीं होंगे। वह इस चाय से बचना चाह रहा था। उसने सोचा कि वह भागकर अपने घर चला जाए, पर कल जब स्कूल में मैडम से मुलाकात होगी तो मुश्किल हो जाएगी। वह मूर्ति सा जहाँ था वहीं खड़ा रहा। कुछ देर में वर्मा मैडम चाय लेकर आईं और साथ में कुछ बिस्किट भी थे। वे दोनों छत की मुंडेर पर बैठ गए। रोहित की निगाह बार बार वर्मा मैडम की छाती पर चली जा रही थी। वह उससे बचने के लिए आसमान में पतंगों को देखने लगता। तुम्हें पतंगे उड़ाना बहुत पसंद है? हाँ। अभी रोहित की निगाह बहुत मोटी मोटी किताबों पर पड़ी जो छत के एक कोने में रखी हुई थी। मैं पीएचडी कर रही हूँ दिनकर पर। तुम दिनकर को जानते हो? कवि हैं। अरे वाह, मेरी माँ की साहित्य में रुचि है, मुझे इसलिए पता है।
अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ दोस्त हो जाते हैं। स्कूल में हम टीचर और स्टूडेंट हैं, पर यहाँ हम दोस्त हैं। नहीं। रोहित के मुंह से झटके से नहीं निकला और वर्मा मैडम को हंसी आ गई। आज तक मुझे किसी लड़के ने इतनी जल्दी ना नहीं किया है। इस बात पर रोहित को भी हंसी आ गई। वर्मा मैडम लंबी सफ़ेद टी शर्ट और नीचे हरे रंग की सलवार पहने हुई थी। रोहित को वह उसकी हम उम्र लग रही थी। स्कूल में वर्मा मैडम साड़ी के कारण बहुत बड़ी लगती हैं, उसने सोचा। रोहित थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। चाय खत्म हो चुकी थी और रोहित जाने को था। सुनो रोहित, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ यहाँ। जब भी तुम्हें वक्त हो, शाम की चाय साथ पियेंगे। मैं इससे भी अच्छी चाय बना लेती हूँ, सच में। रोहित सोचने लगा। इसके बदले में मैं तुम्हें हिंदी सिखा दूंगी। नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसके बदले पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी। अब ठीक है। रोहित भागता हुआ अपनी छत पर कूदा और नीचे चला गया। फिर कुछ देर में वापस आया और अपनी पतंग और मांझा लेकर वापस चला गया। वर्मा मैडम उसे देख रही थी और उसने उस तरफ नहीं देखा। मैं कुछ कहना चाहती। मुझे कान के पास फुसफुसाहट महसूस हुई। मुझे पता था जो हुआ था, बात उससे अलग जा चुकी थी और कुछ चीज़ें वर्मा मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि कहानी आगे लिखूं, पर मुझे रुकना पड़ा। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने ब्रा पहन रखी थी, मैं जानता हूँ, और मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हाँ। दिनकर, पीएचडी? आप जिस विषय में पीएचडी कर रही थी वह बहुत बोरिंग है, तो तुम मुझे कहानी में इंटरेस्टिंग बना रहे हो? कतई नहीं, मैं कहानी को सरल रखना चाहता हूँ। पर सरल तो कुछ भी नहीं था, देखने का नज़रिया है। क्या देख रहे हो तुम रोहित? मैं रात में बैठा हुआ अकेला बड़बड़ा रहा हूँ और आपके बारे में कहानी लिख रहा हूँ। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पर कहानी तो इसके आगे की ही है, वह कहानी तय करेगी। मैं भी कह रही हूँ, कहानी को तय करने दो, पात्रों को नहीं, कहानी को। मैंने कहा, पात्र ही तो जी रहे हैं कहानी। कहानी हम जी रहे हैं। तुम डरे हुए नदी किनारे खड़े हो, जबकि कहानी पानी के नीचे की दुनिया में पड़ी हुई है। मैं नहीं कूदूंगा। मैं यहाँ तुम्हें धक्का देने आई हूँ। नहीं, कूदना पड़ेगा ना। किले के पास, नदी किनारे, पीपल की पेड़ की छाया तले। चुप, चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो? अचानक वर्मा मैडम की आवाज़ बदल गई। मतलब? अरे, किससे बात कर रहे हो? मैंने पलट कर देखा तो वर्मा मैडम बगल में नहीं थी। तभी मेरी निगाह दरवाजे पर गई। अंतिमा हतप्रभ चेहरे से मुझे ताक रही थी। मैंने खिसियाते हुए उससे कहा कि मैं लिख रहा हूँ। यह कहते ही मैंने लैपटॉप बंद किया। तुम किसी से बहस कर रहे थे? किसी से नहीं। तुम उठ क्यों गई? मुझे लगा कि घर में कोई और भी है और मैं घबरा गई। फिर देखा तुम बड़बड़ा रहे हो। सॉरी, सॉरी, सॉरी। इतने महीनों से घर में अकेले रहने के कारण यह दिमाग थोड़ा घूम रहा है। भूल जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ लिख लेता हूँ, पर मैं अंतिमा को लेकर बिस्तर पर वापस गया। जो उसने देखा था उसके कारण उसका चेहरा अभी भी चकित था। मैंने उसे लिटाया। तुम ठीक हो ना? उसने मुझसे ऐसे पूछा जैसे माएँ अपने पगला रहे बेटे से पूछती हैं। मुझे हंसी आ गई। अंतिमा ने मुझे खींचकर अपने पास लिटा लिया। उसके गले लगकर मैंने उससे कहा कि सब ठीक है। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में घुसा लिया। कुछ देर में हम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मेरी नींद खुली तो आंखें भारी थी। दोपहर हो चली थी। मैंने बगल में देखा, अंतिमा नहीं थी, वह जा चुकी थी। दोपहर कितनी ठहरी हुई थी, मानो कहानी किसी मोड़ पर अटकी पड़ी हो। मुझे शब्दों की ज़रूरत थी। मैं उन शब्दों से बने चित्रों को इस रुकी पड़ी दोपहर में टटोलने लगा, पर बिस्तर के आसपास कुछ भी नहीं मिला। मुझे अपने लिखे की आँच चाहिए थी। मैंने लैपटॉप खोला और पूरा दिन कभी अपने लिखे को ताकता रहा तो कभी किचन में कुछ बनाता रहा। अंत में दाल चावल और भिंडी बनाई।
भिंडी कुछ ज़्यादा जल गई थी, पर दाल चावल ठीक बने थे। लिखे के बारे में भी कुछ यूं ही कहा जा सकता था, कुछ जल गया और कुछ ठीक ही बना था। लिखने के सुर में हमेशा लगता है कि अगर थोड़ा बाद में लिखूंगा तो शायद कोई बहुत खास चीज़ पन्नों पर दिखने लगेगी। इस खास चीज़ का इंतज़ार है, यह कभी नहीं जान पाया। जब मैं किसी का लिखा पढ़ता हूँ तो अधिकतर इस तरीके की खास चीज़ें ही मुझे बहुत अखरती हैं। मुझे साधारण सी दुनिया का सादा ब्यौरा हमेशा आकर्षित करता रहा है। पर आजकल की इस असामान्य दुनिया में कितना भी साधारण हो वह बहुत साधारण नहीं लगता है, और कितनी भी असाधारण बात हो वह लगता है कि कभी भी घट सकती है। इस वक्त की असाधारणता में अब हम सब यहाँ से कहाँ जाएंगे, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। एक बहुत ही अजीब घटना होने लगी है। लगभग सभी लोग कहने लगे हैं कि हमें इस सारे लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। जो मरे वो मरे, और जो बचे वो कम से कम सामान्य तरीके से जिंदा तो रह सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। मेरे संपादक का मेल आया कि वह कहानी संग्रह को प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। मैंने तुरंत मेल लिखा कि रुक जाएं, उसमें एक कहानी का आना बहुत ज़रूरी है। मेरा मेल देखकर संपादक ने तुरंत फ़ोन किया। जितनी कहानियां हैं वो सही हैं। मेरे फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा, नहीं, एक कहानी और चाहिए, उसके बिना संग्रह अधूरा है। तो अभी आप लिखेंगे उसे? शुरू कर दिया है, मैं जल्द ही इसे पूरा करके दूंगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग रोक देता हूँ, जल्दी भेजिएगा। काश मेरे हाथ में होता। मैंने झाड़ू लेकर पूरे घर को सलीके से साफ किया, पोंछा लेकर कमरे के हर कोने को भिगोने लगा। फिर एक गीला कपड़ा लेकर मैं घर में जमी धूल की परतों को रगड़ता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में वर्मा मैडम का नाम लगातार मेरे भीतर गूंजता रहा। कुछ बातें होती हैं जिन्हें कहे बिना लगता है कि सब अधूरा है। अब सब कुछ साफ था। मैं थक कर चूर देर तक कहानी के सामने बैठा रहा। उस जंग लगे तालों को कभी नहीं खोलना चाहिए। उनके खुलते ही सुंदर अतीत के मुरझाए सूरजमुखी जार जार नजर आते हैं। रोहित के दोस्त उसको टोकने लगे थे, क्यों रे, मुस्कुरा क्यों रहा है? और उसे पता ही नहीं चलता था कि एक मुस्कुराहट लगातार उसके मुंह पर चिपकी रहती थी। दिमाग से पतंग गायब थी और उसके बदले शाम की चाय का इंतजार घर कर गया था। वह शाम की मुलाकातों की तैयारी करने लगा था। उसे पता था वर्मा मैडम को कविताएं बहुत पसंद। वह अपनी माँ की किताबों में से कुछ कविताएं छांटता और उन कविताओं को एक डायरी में दर्ज करता, मानो यह उसका बहुत पुराना शौक हो। और फिर उस डायरी को शाम के वक्त चाय की पहली चुस्की के साथ खोलता और वर्मा मैडम को कविताएं सुनाता। उसने निराला और मुक्तिबोध की भी कुछ कविताएं लिख रखी थी, पर लगा अगर वर्मा मैडम ने कुछ सवाल पूछ लिए तो वह क्या करेगा। उसने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय को चुना। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ छोटी कविताएं भी सुना डाली। कविताएं सुनाने में जब भी प्रेम का जिक्र होता उसके कान लाल हो जाते थे, पीठ में कहीं सिहरन होती। रोहित ने वर्मा मैडम को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता तुमसे अलग होकर सुनाई। वह कविता उसे बेहद पसंद थी तो उसने रट रखी थी। जैसे ही वह कविता उसने खत्म की, वर्मा मैडम ने उन्हीं की दूसरी कविता तुम्हारे साथ रहकर सुनाई, और वह हतप्रभ सा वर्मा मैडम को ताकता रहा। उसे इस कविता के बारे में पता ही नहीं था। एक कवि कैसे नदी के इस तरफ का और दूसरी तरफ का दोनों इतनी सहजता से लिख सकता है। रोहित ने वर्मा मैडम से वादा किया कि वह यह कविता भी रट लेगा। एक दिन किताबों की अलमारी खोजते हुए उसे माँ ने देख लिया। क्या रे, आजकल बहुत किताबें देख रहा है? हाँ, वो वर्मा मैडम से ट्यूशन ले रहा हूँ ना। तुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, या तूने मुझे क्यों नहीं कहा? उसे पैसे कौन देगा? अरे माँ, पैसा नहीं चाहिए उन्हें। वर्मा मैडम ने कहा है कि मुझे हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह मुझे आगे के लिए तैयार करा रही हैं। आगे का साहित्य जो बड़े लोग पढ़ते हैं। तो ट्यूशन है, पर ट्यूशन जैसा नहीं है। हिंदी छोड़, गणित पर ज़्यादा ध्यान दे। उसमें तो 3 टांग का स्टूल है, कभी भी गिर जाएगा। यह कहकर उसकी माँ चली गई। उसके दिमाग में वह और वर्मा मैडम दोस्त थे, पर वर्मा मैडम जब भी हंसते हुए उसके कंधे पर
या जांघों पर हाथ रख देती तो वह कांप जाता। या कभी क्लास में पढ़ाते हुए रोहित अगर कोई सही जवाब दे देता तो कुछ इस कदर वर्मा मैडम मुस्कुराती कि उसका हृदय अपनी एक धड़कन धड़कना भूल जाता। उसे लगने लगा था कि आजकल वर्मा मैडम उसकी लिखी अलग अलग लेखकों की कविताओं से बोर होने लगी हैं। उसे कुछ और करना पड़ेगा। क्या वह मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दे? उसने कोशिश भी की, पर कुछ ही वाक्य पढ़कर उसे नींद आने लगती थी। रोहित एक दिन अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था और एक कोरे पन्ने पर पहुंचकर उसने लिखा, मैं पतंग हूं, और देर तक उस वाक्य को देखता रहा। दिन भर इधर उधर भटकते हुए बार बार अपनी डायरी पर वापस आता और उस वाक्य को घूरता रहता। इतवार की दोपहर में जब पूरा घर सो रहा था, उसने उस एक वाक्य को आगे बढ़ाया और बहुत सी काट छांट के बाद उसने अपने जीवन की पहली कविता लिखी। उसके उत्साह का ठिकाना नहीं था। वह इस कविता को तुरंत वर्मा मैडम को सुनाना चाहता था, पर वर्मा मैडम के पास जाने के पहले वह आईने के सामने खड़ा हुआ। पहली कविता थी। उसे लगा कि उसे एक बार कविता सुनाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। मैं पतंग हूं जिसे अपने उड़ने पर गुमान है, क्योंकि मेरे सामने हंसता मुस्कुराता आसमान है। क्या तुम वह धागा हो जिससे मैं बंधा हूं, या वह हाथ हो जिससे मैं सधा हूं? जब कट जाऊंगा तो बहुत दुख होगा, पर इसमें कसूर किसका होगा? तुम धागा होना, हाथ मत होना। कट जाने के बाद कुछ दूर मुक्त साथ उड़ेंगे, खुले आसमान में नाचते हुए हम इश्क से जुड़ेंगे। उसे लगा कि उसने भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुबीर सहाय, दुष्यंत कुमार से कहीं अच्छा कुछ लिख दिया है। उसने अपनी डायरी हाथ में ली और छत की तरफ भागा। उसने अपनी छत फांदी और वर्मा मैडम की छत के दरवाजे से होता हुआ सीधा उनके घर में पहुंच गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, मैडम, पर कोई जवाब नहीं आया। बाल्टी में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज की तरफ गया तो देखा बाथरूम में पानी की बाल्टी भर रही है। वहां वर्मा मैडम नहीं थी। वह नहाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर अपना बदन पोंछ रही थी। जब तौलिया हटा तो उसने देखा उन्होंने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। वह जड़ वहीं खड़ा रहा। उसने कभी खुद को भी बिना कपड़ों के नहीं देखा था। उसकी निगाह देर तक वर्मा मैडम के स्तनों पर रही। फिर वह उनके पूरे शरीर को निहारने लगा। उनका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खूबसूरत मूर्ति को देख रहा हो। कुछ देर बाद उसके मुंह से अनायास निकल गया, वर्मा मैडम। उन्होंने पलट कर देखा और एक चीख के साथ उन्होंने तौलिया लपेट कर रोहित के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रोहित तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा और खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। रात को जब माँ उसके कमरे में गई तो उसका पूरा शरीर गर्म था और वह कांप रहा था। रोहित को कई दिनों तक डर और बुखार के बीच की बीमारी ने घेर रखा था। वह जब भी घर से बाहर निकलने के बारे में सोचता तो उसका शरीर कांपने लगता और बुखार बढ़ जाता। वर्मा मैडम की गीली नग्न देह उसके जेहन में चिपक गई थी। कल तेरी मैडम पूछ रही थी तेरे बारे में। माँ खाना लेकर आई थी। क्या कह रही थी? रोहित के पूछने में इतनी ऊर्जा थी कि उसकी माँ को लगा कि कहीं वह बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहा था। उन्होंने उसका माथा देखा जो अभी भी गर्म था। वह शहर जा रही थी कुछ दिनों के लिए, तो पूछ रही थी कि तू बहुत दिनों से दिखा नहीं। कब जा रही हैं वो तो गई कल। शाम तक रोहित का बुखार उतर गया था। वह अपनी छत पर माँ के हाथ की बनी खराब चाय लिए टहल रहा था। उसका अपनी छत पर मन नहीं लग रहा था। वह कूद कर वर्मा मैडम की छत पर गया और अचानक माँ के हाथ की खराब चाय उसे स्वादिष्ट लगने लगी। वह छत पर वर्मा मैडम के घर को जाने वाले दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया। उसे लगा कि यह स्वर्ग का द्वार है। कुछ ही दिनों पहले उसने इसी दरवाजे से होते हुए वह देखा था जिसकी वजह से उसे आजकल गीले सपने आते थे। उसने उस दरवाजे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। कहानी में रोहित दरवाजे को चूम रहा था और मुझे वर्मा मैडम की चिंता होने लगी। क्या मैं उन्हें लिख सकता हूँ? क्या मुझे अपने लिखे पात्र की इतनी चिंता करनी चाहिए? क्या मुझे अपने लिखे की भी इतनी चिंता करनी चाहिए? मैंने लैपटॉप बंद किया
और आसरा पाने किचन में चला आया। शरीर आदतन चाय का बर्तन गैस पर चढ़ा रहा था और मेरे दिमाग में वर्मा मैडम का तौलिया लपेट कर भागना बार बार कौंध रहा था। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी को भी यहीं तक रखते हैं। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।